दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि सभी बैंकों के खुलने का समय बदल गया है। अब सभी बैंक 10 बजे के बजाय 9 बजे से खुलेंगे। आरबीआई के मुताबिक 18 अप्रैल 2022 से बैंकों के खुलने का समय बदला गया है, लेकिन बंद होने का समय वही रहने से बैंकों में 1 घंटा ज़्यादा काम करना होगा। आरबीआई ने 18 अप्रैल 2022 से बैंकों के खुलने का समय में बदलाव किया है। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक अब सभी बैंक 10 बजे के बजाय 9 बजे से खुलेंगे। यह बैंकों के खुलने के समय में सिर्फ बदलाव किया गया है, बैंक बंद होने के समय में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते बैंकों के दिन में खुलने के समय को घटा दिया गया था। अब रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के निर्देश के मुताबिक अब फिर से इसे सामान्य कर दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में कमर तोड़ महंगाई को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हल्ला बोला है। जब तेजस्वी यादव ने देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मसले पर डबल इंजन वाली सरकार को जमकर के घेरा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार ने आम आदमी की जेब पर डाका डाला है, यहाँ जीना मुश्किल कर दिया है। बिहार में महंगाई से जनता त्राहिमाम कर रही है। महंगाई के मसले पर हल्ला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि डबल इंजन सरकार ने आम आदमी की जेब पर डाका डाल करके जीना मुश्किल कर दिया है। बिहार महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है। क्या बिहार के 40 में से 39 लोकसभा सांसद 4 दलों की डबल इंजन सरकार इतनी निकम्मी और नाकाबिल है कि जनता को महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से भी राहत नहीं दिला सकती है? अपने इस ट्वीट के साथ तेजस्वी यादव ने कुछ अखबारों की खबरों को भी शेयर किया है। देश में बढ़ी हुई महंगाई, खाद्यान्न की कीमतों के साथ साथ एलपीजी की कीमतें में भी हुई बेतहाशा वृद्धि की खबर को तेजस्वी यादव ने शेयर किया है। इसके साथ ही साथ सीमेंट, ईंट और सरिया के दाम बढ़ने के कारण निर्माण कार्य ठप होने की खबर को भी तेजस्वी यादव ने शेयर किया है। तेजस्वी यादव ने बताया है कि कैसे दुनिया में सबसे महंगा एलपीजी सिलेंडर भारतीय खरीदता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक बार फिर से एसिड अटैक की घटना हुई है। यह खबर बिहार के रोहतास जिला के विक्रमगंज से है, जहां विक्रमगंज एएस कॉलेज मोड़ के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने एक लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिससे लड़की का चेहरा बुरी तरीके से झुलस गया है। एसिड अटैक के बाद उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि लड़की नाच गाने का काम करती थी तथा अपने भाई के साथ बाइक से काराकाट की तरफ जा रही थी। इसी दौरान कॉलेज गेट की तरफ एक बाइक पर हेलमेट लगा करके बैठे 2 बदमाशों ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिससे उनका चेहरा बुरी तरीके से झुलस गया। जब लड़की शिल्पी धनगाई की निवासी है। इस घटना के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है तथा बदमाशों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब शहरों की तरह गांवों में भी साफ सफाई को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सरकार की योजना के तहत गांव में भी डोर टू डोर कचरा का उठाव होगा, जहां वहीं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। इसको लेकर के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पटना जिले के 100 और पंचायतों में कचरा प्रबंधन काम शुरू हो जाएगा, जब पहले से 50 से अधिक पंचायतों में ये काम चल रहा है। गीला और सूखा कचरा से खाद बनाने की योजना है। इसके अलावा गाँव की नलियों से निकलने वाले गंदे पानी को भी उसी गाँव में 3 चरणों में सोख्ता बना करके शुद्ध किया जाएगा। इसके अलावा गोबर से मीथेन गैस बनाने की योजना है। 31 मार्च के पहले पटना जिले की 64 पंचायतों में ये योजना शुरू की गई थी। बताया जा रहा है कि चरणबद्ध तरीके से सभी पंचायतों को इस अभियान में शामिल कर लिया जाएगा। गांव में निकलने वाले कचरे का जिला स्तर पर स्थापित प्रोसेसिंग यूनिट में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए पंचायत स्तर से जिला स्तर तक चयन बनेगी। गाँव की नालियों के पानी का भी उपयोग जलस्तर बढ़ाने में किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि नफरत फैलाने वाले बयान देने के चलते महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को जेल हुई थी, लेकिन जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद भी नरसिंहानंद सरस्वती की जुबान रुक नहीं रही है। एक बार फिर से उन्होंने समाज में जहर घोलने वाला बयान दिया है। रविवार को नरसिंहानंद सरस्वती ने हिंदुओं से और बच्चा पैदा करने को कहा है, जिससे भारत इस्लामिक देश ना बन पाए। यह देश को हिंदू विहीन होने से बचाने के लिए हिंदुओं को और बच्चे पैदा करना चाहिए, ये नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है। उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिम जानबूझकर अधिक बच्चों को पैदा कर रहे हैं, वे नियोजित तरीके से ये कर रहे हैं। सरस्वती ने कहा है कि यही वजह है कि हमारा संगठन हिंदुओं को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कहा है, ताकि देश को इस्लामिक देश बनाने से रोका जा सके। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है कि भारत को भी पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरह मुस्लिम बहुल्य देश बना दिया जाएगा। इसी वजह से हमारा संगठन लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने के लिए कह रहा है। जब उनसे पूछा गया है कि क्या ये देश की राष्ट्रीय नीति के खिलाफ नहीं है, जिसमें कम बच्चा पैदा करने के लिए कहा जाता है,
दोस्तों बात करते हैं कि लाउड स्पीकर विवाद मामले को लेकर के महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजीपी के बीच अहम बैठक हुई, जिसके बाद फैसला लिया गया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने से पहले अब परमिशन लेनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले को लेकर के बयान दिया है कि अब से बिना इजाजत लाउड स्पीकर लगाने पर सख्त कार्रवाई होगी। मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को 3 मई के बाद हटाने के राज ठाकरे की धमकी के बीच महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाना है तो फिर इजाजत लेनी होगी। जहां ऐसा नहीं होने पर प्रशासन की ओर से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार झारखंड के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यह टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टीसीएस एक बार फिर से ग्रेजुएट युवाओं के लिए बम्पर भर्तियां लेकर के आई है। यह देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पिछले साल की तरह इस बार भी 40,000 भर्तियां करने की तैयारी में है। टीसीएस ने बताया है कि 40,000 कर्मचारियों के साथ कैंपस में 1 लाख फ्रेशर की भी भर्ती की जाएगी। बीई, बीटेक, एमई, एमटेक की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवार इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने साल 2019, 2020 या फिर 2021 में अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर ली है, वे इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास 10वीं 12वीं कक्षा डिप्लोमा में से प्रत्येक में न्यूनतम कुल 60% या फिर 6 CGPA हो। जब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज द्वारा प्रस्तावित किसी भी विशेषज्ञता से बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, MCA, MSc करने वाले उम्मीदवार इसके लिए योग्य हैं, वही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब एक नई मांग कर दी है, जिससे वे फिर से एक बार सुर्खियों में है। जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ट्विटर पर टैग करते हुए एक ट्वीट लिखा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि अब देश में हर तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा देनी चाहिए। इसके पीछे उन्होंने देश की एकता और अखंडता का हवाला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब वक्त आ गया है कि जब देश में हर तरह के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी जाए। धार्मिक जुलूसों के कारण देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है, इसे तुरंत रोकना होगा। जीतन राम मांझी के इस ट्वीट को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है, वही मांझी के इस ट्वीट पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपको बता दूं कि जीतन राम मांझी हाल ही में फिर से एक बार अपने विवादित बयान के कारण चर्चा में रहे हैं। हाल ही में जमुई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फिर से भगवान राम को काल्पनिक पात्र बता करके विवाद को जन्म दिया है, जब वहीं सत्यनारायण पूजा नहीं करने की भी सलाह दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में कोरोना के चौथी लहर आने की आशंका नजर आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। खबर के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए पत्रकारों से कहा है कि कोरोना के साथ साथ AES को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। जब फिलहाल बिहार में अभी प्रतिदिन कोरोना के 1-2 मरीज मिल रहे हैं जो ठीक हो जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना का दौर आ सकता है। इसको लेकर के सरकार की तरफ से ये सारी तैयारियां कर ली गई है। जब बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कोरोना जांच किया जा रहा है, जब साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने की भी सलाह दी जा रही है। दरअसल देश भर के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी के आने के बाद बिहार सरकार अलर्ट हो गई है तथा सभी जिलों में कोरोना जांच को लेकर के कार्रवाई तेज कर दी गई है। वहीं अस्पताल में ऑक्सीजन, निर्बाध बिजली और जरूरी दवाओं का भी व्यवस्था की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोज बेरोजगारी भत्ता का लाभ देने जा रही है। इसके लिए आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना होगा। खबर के अनुसार नीतीश सरकार बेरोजगारी भत्ता का लाभ उन युवाओं को देगी जिनकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है तथा जिन्होंने इंटर परीक्षा पास करने के बाद पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है और नौकरी या फिर रोजगार की तलाश में लग गए हैं। आपको बता दूं कि ऐसे युवाओं को नीतीश सरकार के द्वारा हर महीने उनके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये भेजे जाएंगे ताकि युवाओं को नौकरी तलाश करने में किसी तरीके के आर्थिक परेशानी का सामना करना ना पड़े। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर आप बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आपके पास आधार कार्ड, इंटर या फिर समक्ष परीक्षा का पास करने का प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक का होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार बिहार सरकार की निर्धारित वेबसाइट पोर्टल www.7निश्चय-युवा-मिशन.बिहार.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक देर से ऑफिस आने वाले सभी कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है। इसको लेकर के बिहार सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के अनुसार बिहार के सभी जिलों में जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों में देर से आने वाले अफसर और कर्मचारी अब आसानी से चिन्हित किए जाएंगे। इसको लेकर के 1 जून से बायोमेट्रिक हाजिरी बनाना अनिवार्य होगा।
आपको बता दूं कि अभी बिहार के इस मुख्यालय स्थित कार्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी की व्यवस्था है, लेकिन सरकार अब इस व्यवस्था को सभी जिलों में स्थित कार्यालयों में लगाएगी। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि देश की राजधानी में जब हनुमान जयंती पर दंगा हुआ तो पूरे देश से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। जब लोग एक सूर में दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस बीच राजनीति भी चरम पर है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में दंगे पर आमने सामने आ गए हैं, तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में हुए दंगे पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस दौरान सवाल पूछा गया कि बिहार में कोई घटना ना हो तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है। इसके जवाब में नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार पूरा अलर्टनेस है। जब बिहार में सबसे ज़्यादा जांच हो रही है, हम लोगों को जांच के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अब स्थिति बहुत ठीक है, अलर्टनेस बहुत अधिक है और जानकारी भी है कि कोरोना दोबारा आ सकता है। नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार गर्मी बहुत पड़ रही है। कोरोना तो दूसरी चीज़ है, लेकिन दूसरी बीमारियों का भी खतरा है। जब बिहार सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। जब अब नीतीश कुमार के इसी बयान को लेकर के लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नीतीश कुमार के बयान का वीडियो शेयर करते हुए पत्रकार उत्कर्ष सिंह ने लिखा है कि सवाल आम तो जवाब इमली। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। इसमें उनसे एक पत्रकार ने विद्यापति सर्किट से सुंदरनाथ धाम मंदिर को जोड़ने का सवाल पूछ लिया। इस पर वे भड़क गए और कहा कि हम आपके सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं। आप चाहे तो मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, ये गलत तरीका है आपका। अखबार में बॉक्स बना करके लिख दीजिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद गुस्से में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कुर्सी से खड़े हो गए और कैमरे पर हाथ मारने लगे। दरअसल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद रविवार को बीजेपी विधायक विजय मंडल की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अररिया आए थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछ दिया कि उन्होंने विद्यापति सर्किट से शिव मंदिर सुंदरनाथ धाम सुंदरी को जोड़ने की घोषणा की थी। इस पर वे गुस्सा हो गए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। आप चाहे तो मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, ये गलत तरीका है। हम इस तरह से आना बंद कर देंगे। यही सब धंधा है आप लोगों का। लिख दीजिएगा ब्लॉग में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अखबार में बॉक्स बना करके लिख दीजिएगा। भड़के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अपनी कुर्सी से उठ खड़े हो गए और पत्रकार के मोबाइल पर हाथ मारने लगे। वायरल हो रहे वीडियो में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राजद का कहना है कि लुटेरों ने कुछ काम किया नहीं है, इसीलिए सवाल पूछने पर गुस्सा आते हैं। यह वीडियो शेयर करते हुए पार्टी ने लिखा है कि अररिया में पत्रकारों ने जब बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से विकास कार्य से संबंधित सवाल किया तो फिर वे बिफर गए। 17 सालों से बिहार में सत्ता की मलाई चाटने वाले भाजपाइयों से कोई सवाल जवाब करता है तो फिर हत्थे से उखड़ जाते हैं। लुटेरों ने काम तो कुछ किया नहीं है, प्रश्न पूछो तो गुस्साते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार का औसत उच्चतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। यह बांका, बक्सर, मोतिहारी, शेखपुरा, पश्चिमी चंपारण में लू चली। आज 20 अप्रैल को भी लू चलने के आसार हैं। यह बिहार का सबसे ज्यादा तापमान बांका में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बक्सर में कमोबेश इतना ही तापमान रहा। बांका के अलावा आज लू प्रभावित जिले मसलन मोतिहारी में 41 डिग्री, शेखपुरा में 42 डिग्री, माधोपुर में 41 और वाल्मीकि नगर में 40 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है। ये वे क्षेत्र है जहां पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, जिसमें डेरी में 43, जमुई में 42, औरंगाबाद में 42, नवादा में 43, पटना और गया में 42, भागलपुर, नालंदा, हरनौत में 42 और जीरोदई में 41, वैशाली में 41, छपरा में 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यहाँ पारा सामान्य से 3 से अधिक और 5 डिग्री से कुछ कम दर्ज हुआ है, इसलिए इन्हें औपचारिक तौर पर लू प्रभावित नहीं माना जाएगा। आपको बता दूं कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से भीषण लू चल रही है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार के मौसम को लेकर के लोगों से अलर्ट और सुरक्षित रहने की अपील की है, वही आपदा विभाग लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। जब बच्चों और बुजुर्गों को लेकर के विशेष सतर्क किया गया है। आपको बता दूं कि इस बार बिहार में गर्मी को लेकर के मौसम विभाग का यह मानना है कि अभी बिहार के लोगों को और भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कई जगहों पर आंधी और बारिश ने भी राहत पहुंचाई है, लेकिन अभी लू का दौर समाप्त नहीं हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में बुलडोजर डंका जमकर बजा था। बुलडोजर वाले एक्शन के खिलाफ मौलाना अरशद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मौलाना अरशद मदनी के निर्देश पर जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में अपराध रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों खास करके मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक राजनीति शुरू होने की बात कही गई है। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट ऐसा आदेश पारित करे जिससे किसी का घर और दुकान न तोड़ा जाए।
एक प्रेस नोट जारी करके जमीयत उलमा हिंद ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों यानी कि विशेष करके मुसलमानों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर की जो खतरनाक राजनीति शुरू हुई है उसके खिलाफ कानूनी संघर्ष के लिए भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि संगठन जमीयत उलमा हिंद ने इस तानाशाही और क्रूरता को रोकने के लिए मौलाना अरशद मदनी के विशेष आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में अदालत से ये अनुरोध किया गया है कि वे राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर या फिर दुकान को गिराया नहीं जाएगा। जमीयत उलमा हिंद का कहना है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति पहले से ही जारी है, लेकिन अब ये सिलसिला गुजरात और मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। हाल ही में राम नबी के अवसर पर मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में जुलूस के दौरान अति भड़काऊ नारे लगा करके पहले तो दंगा किया गया और फिर राज्य सरकार के आदेश से एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों के घरों और फिर दुकानों को ढहा दिया गया। राज्य सरकार की इस क्रूरता की न्यायप्रिय लोगों की ओर से कड़ी निंदा की जा रही है, जब वही दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार अपनी इस क्रूरता कार्रवाई का बचाव कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पटना जिले से सटे मनेर में एक दुखद घटना हुई है। मनेर में आरपीएस ईंट भट्टे के मालिक की चिमनी की आग में झुलसने से मौत हो गई है। यह घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र मौके पर पहुंचे। वह जाकर के आरजेडी विधायक ने शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। यह घटना के बारे में जानकारी मिली है कि पटना से सटे मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी से शेरपुरा में आरपीएस भट्टा है। उसी चिमनी की आग में झुलसने से भट्टा मालिक की मौत हो गई। भट्टा मालिक की मौत की सूचना मिलते ही उनके घर में कोहराम मच गया। मृतक ईद भट्टा मालिक की पहचान ब्रह्मचारी गांव निवासी रमेश प्रसाद सिंह के रूप में हुई है। आपको बता दूं कि ब्रह्मचारी के पास आरपीएस ईंट भट्टा के मालिक ब्रह्मचारी निवासी रमेश सिंह शाम 7 बजे अपने ईंट भट्टा गए थे। इस दौरान चिमनी में लगा रही आग को देखने के लिए भट्टा के पास पहुंचे। अचानक ईंट धंस गई और जलती हुई आग में भट्टा मालिक जा गिरे। देखते ही देखते भट्टा मालिक का पूरा शरीर चिमनी की आग में जल करके राख हो गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत आयोजित होने वाले मैट्रिक और इंटर की मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा में शामिल होने का मौका है। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित की जा रही है जिनका रिजल्ट भी खराब हो चुका है। वे परीक्षार्थी भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। जिला शिक्षा विभाग कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मैट्रिक कंपार्टमेंटल की परीक्षा 5 मई से शुरू होगी और 9 मई तक इसका आयोजन होगा, जबकि इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी। इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के सरकारी अधिकारियों एवं कर्मियों और फिर उनके परिजनों के लिए इलाज कराना आसान हो गया है। अब 15 के जगह पर 23 रोगों के इलाज पर खर्च की राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। इससे बिहार के करीब 4,50,000 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उनके परिजनों को लाभान्वित होंगे। बिहार सरकार ने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए बहुवार्षिक रोगों की सूची में 8 और रोग शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव शैलेश कुमार ने पत्र जारी किया है। बिहार सरकार द्वारा समिति से प्राप्त अनुशंसा पर विचार के बाद पहले से शामिल 15 रोगों के अलावा और 8 रोगों को चिकित्सा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की मदरसा शिक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है। जब 12वीं कक्षा में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स फैक्ट्री की व्यवस्था लागू की गई है। उर्दू भाषा में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय की किताबें पढ़ाई जाने लगी है। वही पहले से लेकर के 8वीं कक्षा यानी कि तहतनिया से लेकर के वस्तनिया तक में SECRT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड उर्दू भाषा में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय की किताबें पढ़ाई जाने लगी है। शिक्षा विभाग के मुताबिक बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से पहली से 12वीं तक की कक्षा तक के पाठ्यक्रम की समीक्षा राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों ने की है। इसमें NCERT, जामिया मिलिया इस्लामिया, पटना यूनिवर्सिटी और मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय शामिल है। इन संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद से नया पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है, जबकि दीनी तालीम के पाठ्यक्रम को दारुल उलूम देवबंद, नदवा, सल्फिया और बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड के सहयोग से तैयार किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर जिले के आकाश ने कलर्स टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो हुनरबाज का खिताब भागलपुर के आकाश ने जीत लिया है। इसकी खबर मिलते ही भागलपुर में जश्न का माहौल है। हुनरबाज के ग्रैंड फिनाले में नीतू सिंह और नोरा फतेही ने आकाश को ट्रॉफी दी है। इस शो की जज
परिणीति चोपड़ा, मिथुन चक्रवर्ती और करण जौहर थे। जहां आकाश को इनाम के तौर पर 15 लाख रुपए का चेक मिला है। 22 जनवरी से हुनरबाज देश की शान रियलिटी शो की शुरुआत हुई थी। रविवार को ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया जिसमें आकाश को ये खिताब मिला है। अपनी जीत पर आकाश ने खुशी जाहिर करते हुए इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता को दिया है। आकाश ने बताया है कि इंसान अगर चाहे तो फिर मुश्किल को आसान बना सकता है। गरीबी किसी की सफलता की राह का रोड़ा नहीं बन सकता, बस करने की लगन होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा के बेनीपुर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो में युवक के हाथ में शराब की बोतल दिख रही है। युवक अपने गांव में हो रही शराब तस्करी की शिकायत को लेकर के पुलिस के पास पहुंचा था, जहां उस पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उसकी ही पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बीते 16 अप्रैल का है, जो अब काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक कहता है कि यह क्यों हो रहा है, आखिर इसका जवाब मुझे क्यों नहीं मिलता है। रात में मैंने एसएसपी दरभंगा साहब को व्हाट्सएप किया हुआ है, उनका मैसेज आया हुआ है। मेरे गांव का जो चौकीदार है वह खुद एक नंबर का नशेड़ी और गांजेबाज है। वह यहां से सूचना लीक करता है। जैसे ही मैं पुलिस को यह सूचना देता हूं तो फिर वह इसे लीक कर देता है। इसके बाद पुलिस उसकी पिटाई करने लगती है। युवक बार बार यही कहता है कि ये क्या बात है सर, मैं सच्चाई बोल रहा हूं सर। इसके बावजूद भी पुलिसकर्मी रुकते नहीं हैं और उसकी पिटाई करते हैं। जब पुलिस की पिटाई का ये कारनामा कैमरे में कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बीते 16 अप्रैल का है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी करने वाले सभी कर्मियों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकारी कर्मचारियों और फिर उनके परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार बिहार में सभी सरकारी सेवकों को अब 15 की जगह 23 रोगों का इलाज के लिए खर्च सरकार के द्वारा किया जाएगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इससे कर्मियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बाद अब चौथी लहर की आशंका तेजी के साथ बढ़ती ही जा रही है। जब देश के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से उछाल दर्ज किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर 2183 नए केस सामने आए हैं। संक्रमण के मामले में 90% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है। 24 घंटे के अंदर देश में 214 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1985 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के मुताबिक देश में हर दिन पॉजिटिविटी रेट 83% है, जबकि रिकवरी रेट 98.76% है। देश के अंदर फिलहाल 11,542 एक्टिव केस मौजूद हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना के केस हाल ही में बढ़े हैं। इसको देखते हुए राज्य सरकार ने अभी से ही एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि चौथी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। बिहार में स्वास्थ्य विभाग को चौथी लहर की आशंका देखते हुए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है। वैक्सीनेशन का अभियान लगातार चल रहा है और टेस्टिंग पर भी फोकस जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा के लिए कुछ लोग भाजपा सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। समाज में जहर घोलने और फिर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। फिल्म मेकर विनोद कापड़ी तो सीधे नरेंद्र मोदी को हिंसा के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं और भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में हुई हिंसा पर विनोद कापड़ी ने ट्वीट पर लिखा है कि इतनी छोटी सी बात आप सबके मगज में क्यों नहीं जाती है। हिंदू और मुसलमान प्यार से रहेंगे तो पूरे के पूरे भारत को फायदा होगा। हिंदू और मुसलमान लड़ते रहेंगे तो फिर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फायदा होगा। दिल्ली पुलिस द्वारा इलाके में गश्त लगाए जाने के वीडियो पर विनोद कापड़ी ने कहा है कि आपको ये सब ड्रिल और तमाशे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने पिछले 2-3 साल में देश की राजधानी में जहर घोलने वालों पर, नफरती भाषण देने वालों पर कार्रवाई की होती। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली में हनुमान महोत्सव की शोभा यात्रा पर उपद्रवियों द्वारा हमला किए जाने की घटना सामने आने के बाद संत समाज में नाराजगी देखी जा रही है। जब मामले में संत समाज ने उपद्रवियों की पहचान करके कार्रवाई की मांग की है। वहीं हनुमान नगरी के महंत राजू दास ने इसके बाद मस्जिद के मौलवियों को चेतावनी दी है। यह चेतावनी में कहा गया है कि 2 माह के भीतर मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारा जाए। जहाँ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की ओर से आगे कहा गया है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर प्रदेश में जितनी भी मस्जिदें हैं उन सभी के सामने हिंदू समाज के लोग लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। महंत राजू दास ने कहा है कि 5 बार लाउड स्पीकर पर अजान होती है, इससे कई लोगों को तकलीफ होती है। इस तकलीफ को ध्यान में रख करके अगर 2 माह के भीतर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मस्जिद से माइक नहीं उतारा तो फिर हिंदू समाज पूरे देश में मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार वासियों को अब बसों और फिर ऑटो में सफर करने के लिए भारी भरकम राशि चुकानी पड़ सकती है। बस एवं ऑटो किराए पर बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। बिहार में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में आए दिन हो रहे बढ़ोतरी को देखते हुए अब राज्य के यानी कि बिहार के परिवहन संगठनों ने किराए में 30% तक की वृद्धि करने की मांग की है। ऑटो टैक्सी चालकों का कहना है कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण पहले से ही परिवहन कारोबार से जुड़े लोग बेहद परेशान में हैं। वही हाल के दिनों में तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है। घरेलू सामग्री और फिर खाना बनाने के गैस में वृद्धि हुई है। यह सरकार पेट्रोलियम उत्पादकों पर वेट और एक्साइज ड्यूटी में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। ऐसे में परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए गाड़ी चलाना और रखरखाव करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मुफ्ती अब्दुल कासिम नौमानी के बयान वाला एक ऑडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में कहा जा रहा है कि मुसलमान बुज़दिलों का रास्ता छोड़ करके समझदारी से हालात का मुकाबला करें। ऑडियो में कहा जा रहा है कि अगर जान माल पर आंच आए तो फिर छत पर चढ़ करके सिर्फ नारे तकबीर बुलंद ना करें बल्कि मुकाबला करें। ये ऑडियो नौमानी के ट्विटर हैंडल पर भी अपलोड किया गया है, जहां हालांकि इस ऑडियो की दारुल उलूम की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। वायरल ऑडियो में मुसलमानों से अपने अत्याचार और व्यवहार को दुरुस्त करने की अपील की जा रही है। यह साथ ही कहा जा रहा है कि मुसलमान अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी जिंदगी में इस्लामी तालीम को अपनाएं, जहां अपने पड़ोसियों और हम नवाओं के सामने इस्लाम की असली तस्वीर पेश करें। उड़ीसा में मौलाना ने देश के वर्तमान हालात पर सियासतदानों की खामोशी पर भी गहरी चिंता जाहिर की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लोगों की शिकायत सुनने के लिए बिहार की सरकार ने जनता दरबार कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डायरेक्ट जनता से बात करते हैं और जनता की शिकायत और समस्याओं के समाधान के लिए पदाधिकारियों को ऑन स्पॉट निर्देश देते हैं। जहां अगर आप भी अपने शिकायत सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुँचाना चाहते हैं तो फिर आपको ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करना पड़ेगा। इसके लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर के साथ ही अपनी शिकायत का संक्षिप्त ब्यौरा देना जरूरी है। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही सीएम सचिवालय से जिनको अपॉइंटमेंट मिलता है वे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। अगर आप जनता दरबार में शामिल होना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भीषण गर्मी की लहर से लोगों का हाल बेहाल है। यह लगभग सभी जिलों में अधिकतम पारा 40 डिग्री के पार हो चुका है। यह लू से बचाव को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट रहने के लिए कहा है। ऐसे में खास बात यह है कि लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए और किस चीज़ से बचने की जरूरत है। अगर सावधानी बरती जाए तो फिर लू से लड़ना और बचना काफ़ी आसान है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक बिना काम से घर बाहर ना निकले, या जितना अधिक हो सके पानी पीने की कोशिश करें। मसालेदार खाना खाने से परहेज करें। मिर्गी, गुर्दा और किडनी वाले मरीज पानी पीने की मात्रा बढ़ाने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि खुद को हाइड्रेट बनाए रखने के लिए घर पर बनाए गए लस्सी, छाछ, नारियल पानी का उपयोग करें। इस भीषण गर्मी को लेकर के मौसम विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और अधिक वजन वाले लोगों को भी सतर्क किया है, जहाँ साथ ही दैनिक मजदूरों को भी सतर्क किया है। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर के परामर्श में रहने की सलाह दी गई है। अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाए तो फिर सबसे पहले उनके सिर पर पानी डालें और गीले कपड़े का उपयोग करें। यह शरीर को रिहाइड्रेट करने के लिए नींबू पानी, ORS जैसी पिए चीज़ पिलाएं, या उसके बाद उसे नज़दीकी अस्पताल में ले जाएं। सिर दर्द का अनुभव, चक्कर आना या फिर कमजोरी महसूस करने पर एम्बुलेंस बुलाएं। हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने, या घर से बाहर जाना हो तो फिर सिर को टोपी या फिर कपड़े से ढके, या साथ ही आँखों के लिए धूप वाले चश्मे का उपयोग करें। किसी भी संस्थान में काम कर रहे मजदूरों के लिए पेयजल का व्यवस्था करवाएं, या नंगे पाँव घर से बाहर ना जाएं। सूखे पत्ते और अवशेष को ना जलाएं। दोस्तों बात करते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी और हनुमान जयंती के मौके पर हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिंता जताई है। यह जनता दरबार कार्यक्रम के बाद जब मुख्यमंत्री से इस घटना के बारे में सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि धर्म के नाम पर गड़बड़ी फैलाना ठीक नहीं है। जो लोग पूजा करते हैं वे गड़बड़ी कैसे कर सकते हैं? अगर कोई गड़बड़ी करता है तो फिर वह पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति नहीं है। मेरा स्पष्ट मानना है कि धर्म में विवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि बिहार
बिहार में इन सब बातों को हम जगह नहीं देते हैं। बिहार में माहौल एकदम शांतिपूर्ण है। जैसे नीतीश कुमार ने कहा है कि साल 2006 के पहले बिहार में क्या होता था ये सबको मालूम है, लेकिन आज ऐसी कोई भी घटनाएं बिहार में नहीं होती है। नीतीश कुमार ने कहा है कि आज जो लोग विपक्ष में बैठे हैं वे भले ही सवाल कर ले, लेकिन उनको भी मालूम है कि उनके शासन में रहने से बिहार में क्या हुआ है। नीतीश कुमार ने कहा है कि धर्म में तालमेल का होना बेहद जरूरी है, विवाद के लिए कोई जगह नहीं होना चाहिए। बिहार इस मामले में उदाहरण रहा है। नीतीश कुमार ने कहा है कि यहाँ सभी धर्मों को अपने अपने मुताबिक काम करने की इजाजत है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष और मजहबी आधार पर लोगों को ये अधिकार मिला हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि बोचा विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आने के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस का कलह सतह पर पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर नए प्रदेश नेतृत्व को लेकर के कई नामों की चर्चा हो रही है। जहां कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में जिन नामों की चर्चा हो रही है उन्हें देखते हुए लगता है कि हर तीसरा बड़ा नेता दावेदार की लिस्ट में शामिल है। इस लिस्ट में भूमिहार जाति से आने वाले नेताओं की फहरिस्त सबसे लंबी नजर आती है। हालांकि दावेदारों की लिस्ट में जिन नामों की चर्चा हो रही है उनमें राजपूत, ब्राह्मण, यादव और उसके साथ साथ मुस्लिम तबके के आने वाले नेता भी शामिल है। ये अलग बात है कि केंद्रीय आला कमान पार्टी की कमान किसे देने जा रही है ये किसी को भी नहीं मालूम। कांग्रेस से जुड़े सियासी गलियारों में जिन नामों की चर्चा है उनमें भूमिहार जाति से आने वाले कन्हैया कुमार, अमिताभ भूषण, अखिलेश सिंह का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। इसके अलावा यादव तबके से आने वाले चंदन यादव के साथ साथ पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन का नाम भी इस रेस में शामिल किया जा रहा है। जब ब्राह्मण जाति से आने वाले प्रेमचंद्र मिश्रा, मुस्लिम समाज से आने वाले जावेद अहमद और शकील अहमद के नामों की भी चर्चा है। हालांकि इनमें से कोई भी नेता यह मानने को तैयार नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष की रेस में उनका नाम चल रहा है। जब कोई भी जुबान खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन इन नेताओं के आसपास रहने वाले कार्यकर्ता और समर्थकों को लग रहा है कि उनके नेता को ही अब बिहार में पार्टी की बागडोर मिलने वाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसके साथ ही बिहार के कई इलाकों में आग लगने का सिलसिला भी जारी है। आग लगी के कारण सबसे अधिक किसानों को नुकसान हो रहा है। आज फिर सिवान के हसनपुरा प्रखंड के मंदरपाली पंचायत के शिव मंदिर के पास आग लगी की घटना हुई है, जिसमें कई बीघा में लगे गेहूं जलकर के राख हो गया है। यह गाँव वालों ने खुद से आग पर काबू पाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आग आगे की बढ़ता चला गया और फिर कई बीघा में लगे गेहूं की फसल जल करके राख हो गए। इस घटना में किसानों को लाखों का नुकसान हो गया है, जिससे उन किसानों में मायूसी छा गई है। लेकिन आग किस वजह से लगी है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा लड़कियों को शिक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। यह सरकार के द्वारा समय समय पर कई तरह की योजनाएं शुरू की जाती है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस स्कीम के तहत बिहार सरकार के महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटियों को पढ़ाने के लिए 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ये राशि किस्तों में जन्म होने से स्नातक की पढ़ाई तक के लिए दी जाती है। इस योजना का लाभ एक परिवार की 2 बेटियां ही उठा सकती है। इस योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए तथा यूनिफॉर्म के लिए भी सरकार द्वारा पैसे दिए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए www.edudbt.bih.nic.in पर जा सकते हैं। आवेदन करने के बाद इनकी स्थिति भी देखी जा सकती है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक के लिए विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन आवेदन ही देना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेदक का आवेदन महाविद्यालय के माध्यम से स्वीकृत नहीं किया जाता है। यह मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ बिहार के अस्थायी निवासी लड़की ही उठा सकती है। इस स्कीम का फायदा एक परिवार की 2 लड़कियों को ही दिया जाता है। योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, इंटर की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होती है। दोस्तों बात करते हैं कि अक्सर अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। बिहार के मोतिहारी में अंबेडकर जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया है कि बाबा साहेब की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उनकी मृत्यु कहीं न कहीं साजिश के तहत हुई है। यह क्योंकि बाबा साहेब दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए उन्हें संगठित कर रहे थे। जीतन राम मांझी ने बाबा साहेब के अनुयायियों से अत्याचार और अनाचार से लड़ने का आह्वान किया है। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब की मौत को साजिश का हिस्सा बताया है। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उनकी मृत्यु एक साजिश के तहत हुई है, क्योंकि बाबा साहेब दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए उन्हें संगठित कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि दरभंगा में जहां गर्मी के कहर से लोग परेशान हैं, वहीं दरभंगा जिला में तेजी से भूगर्भीय जलस्तर में गिरावट आ रही है। पीएचईडी विभाग के पास इस समस्या से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधन जनसंख्या के हिसाब से नाकाफी है। विभाग के पास 8,000 लीटर वाला
25 चलंत टैंकर है, परंतु 5 ही नगर निगम को उपलब्ध कराया गया है। पीएचईडी के पास लावारिस और पालतू जानवरों की प्यास बुझाने के लिए मात्र 8 केटल ट्रफ उपलब्ध है। इससे पूरे जिला के जानवरों की प्यास नहीं बुझाई जा सकती है। यही हाल चापाकल मरम्मत का भी है। पीएचईडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 31 मार्च तक अधिकतर क्षेत्र में पानी का लेवल 2021 की तुलना में घट गया है। जब कई ऊपरी सतह वाले क्षेत्र में 1 फुट तक पानी का स्तर नीचे चला गया है। जब दूसरी ओर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पानी का स्तर 2021 की तुलना में कुछ ही इंच कम हुआ है। आपको बता दें कि साल 2021 में इस महीने पानी का जलस्तर 14 फीट 3 इंच था। वहीं चालू साल के इस महीने में ही पानी का जलस्तर 13 फुट 2 इंच तक पहुंच गया है। तो दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।